नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हाईवे पर चेकिंग के नाम से जो पुलिस वाले लूटपाट करते हैं उसकी। और इनमें पिछले 11 महीने में 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसकी सामने आते ही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सख्त एक्शन लिया, वाकई सख्त एक्शन लिया। एक कांड हुआ सिवनी में और दूसरा हुआ गुना में। अब हम बात करेंगे कि सिवनी और गुना के हवाला कांड में अंतर क्या है। तो आज जरा आप गौर से इस खबर को सुनिए, क्योंकि सिवनी हवाला कांड में लगभग 11-12 लोग जेल में डले हुए हैं, लेकिन क्या गुना में भी गिरफ्तारियां होंगी? ये तमाम सारे मुद्दे और इन दोनों में अंतर क्या है। दरअसल पुलिस वाले हाईवे पर वाहन चेकिंग के नाम से जिस तरह से लूट करते हैं, पैसे लूट लेते हैं, वो एक ऐसी घटना है जिसमें वाकई बहुत बड़ा कलंक पुलिस पर लगता है। और हमने देखा था कि 8-9 अक्टूबर 2025 की रात में सिवनी जिले के मंडौल थाने क्षेत्र में वहाँ की एसडीओपी जो पूजा पांडे हैं, उनके डायरेक्शन में ये लूट हुई थी। 3 करोड़ रुपए जो कटनी से हवाला के जरिए जा रहे थे, गाड़ी रोकी गई थी, मुखबिर ने सूचना दी थी और उसमें से 1,45 लाख रुपए पूजा पांडे ने रख लिए थे। और इसमें सबकी मिली भगत थी, वहाँ का थाना प्रभारी, चालक, एसएएफ के लोग, करीब 11 लोगों की मिली भगत थी। और पूजा पांडे के एक और बैचमेट या परिचित हैं, पंकज मिश्रा, जो एसडीओपी बालाघाट थे, उन्हें भी बाद में गिरफ्तार किया गया था। पूजा पांडे ने व्हाट्सएप से 53 कॉल किए थे अपने जीजा को और इनको, मिश्रा जी को, और ये बाद में पूरा मेटानेट से जानकारी मांगी गई थी और पूरी डिटेल आई थी। बाद में वो मिश्रा जी भी गिरफ्तार हुए थे। अब हमने देखा गुना में 19 मार्च को देर रात, 19-20 कह सकते हो आप, 19-20 मार्च को गुना में बिल्कुल सेम घटना हुई। थाना धर्नावदा है और पुलिस चौकी रुठियाई है। पुलिस चौकी रुठियाई पर वहाँ के थाना प्रभारी प्रभात कटारे ने बिल्कुल उसी तरह से जो सूचना आई मुखबिर की और गुजरात नंबर की गाड़ी पकड़ी, 1 करोड़ रुपए मिला, 20 लाख रुपए रख लिए, 80 लाख दे के छोड़ दिया गया। ये तमाम घटनाएं। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है। क्या वाकई सिवनी में जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हुई हैं वैसी ही गिरफ्तारी गुना में होंगी? क्या कारण है कि गुना एसपी को हटा दिया गया, सिवनी एसपी आज भी बैठे हुए हैं? तो आज यदि आप इस खबर को विस्तार से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। दरअसल अभी तक जो साक्ष्य सामने आए हैं, पर्दे के पीछे क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन जो पेपर पे आया है वो ये है कि सिवनी हवाला कांड में पूरी व्यूह रचना पूजा पांडे की थी या नहीं थी मुझे नहीं पता है, लेकिन पुलिस ने जो कहानी बताई है और कार्रवाई जिस हिसाब से हुई है उसमें यह माना जा रहा है कि पूजा पांडे जो एसडीओपी हैं उनको मुखबिर ने सूचना दी थी, उन्होंने ये पूरी टीम तैयार की थी, उन्होंने ये वो पैसे जब्त किए और उन्होंने ही वो पैसे बाद में उनके ऑफिस से वो पैसे जब्ती हुए हैं। ये सारी कहानियाँ हैं और यही कारण है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये 1,45 लाख जिस व्यापारी के लूटे थे वो नागपुर तक गया, नागपुर से वापस आया, उसने एसपी को कंप्लेंट की, कोतवाली थाना सिवनी में कंप्लेंट की, यानी उस पूरे मामले में एक फरियादी था। ये बात दूसरी है कि कोतवाली पुलिस ने उसी फरियादी की पिटाई की बाद में। ये सब चीज़ें कहानी आई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात 2 थी। एक, ये प्रमाण नहीं मिल पाए थे, बेशक होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जो एसपी थे सुनील मेहता जी, उनकी कोई सीधी भागीदारी हो, उनके दफ्तर से पैसा पकड़ा गया हो, उनका कोई टेलीफोन मिला हो इस दौरान, वो साक्ष्य के तौर पे हमारे पास नहीं है। यदि किसी के पास है और वो देंगे तो हम वो भी चलाएंगे। एसपी की सीधी भागीदारी शायद जांच अधिकारी सिद्ध नहीं कर पाए। जो एडिशनल एसपी थे वहाँ पर अपना क्राइम ब्रांच में जबलपुर में, उन्होंने इसकी जांच की थी पूरी, और वो सीधी भागीदारी एसपी की सुनिश्चित नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है कि एडिशनल एसपी छोटा अधिकारी है, बड़े को देते तो शायद एसपी फंस जाते। लेकिन सिवनी में 2 चीज़ें हुई। एक, एसपी की सीधी संलिप्तता नहीं मिली, दूसरी वहाँ एक फरियादी था
जो कोतवाली थाने में बाकायदा शिकायत करने आया था, उसने कहा था कि रात को मैं पैसे लेके निकल रहा था, मेरे पैसे लूटे गए, लूटने वालों में ये महिला एसडीओपी और ये लोग थे, सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं, एक फरियादी था। अब हम चलते हैं गुना में आज से 3-4 दिन पहले 19 और 20 मार्च की रात में 12:30 से 1:30 के बीच में रुठियाई के पास गुजरात का जो वाहन पकड़ा गया, स्कॉर्पियो कार, जिसमें 1 करोड़ रुपए थे, उसमें बड़ी आसानी से 80 लाख दे दिए, 20 लाख रख लिया और रवाना कर दिया। अच्छा, जिस व्यक्ति की ये गाड़ी थी उसके बारे में सुन लीजिए आप जरा। अब ये बताया जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल आदमी का पैसा था, जो गुजरात का प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने सूरत के एक आईपीएस अधिकारी को बताया। इस आईपीएस अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर सब मेरे पास है, मैंने उन्हें मैसेज भी किया है कि आपने ये सब किया है। दरअसल इस आईपीएस अधिकारी ने 20 तारीख की सुबह 8:00 पर सीपरी के एसपी को फ़ोन लगाया, अंकित सोनी को, और केवल फ़ोन नहीं लगाया, सीधी धमकी दी आईपीएस अधिकारी के, नाम नोट करो, मैं फला बोल रहा हूँ, मैं इस पोस्ट पर हूँ, मैं डीआईजी स्तर का अधिकारी हूँ, और ये जो पैसा है वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के किस लीडर का है, तुम्हारा क्या हाल होगा, ये सारी बातें बताई गई हैं जो अंकित सोनी ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक बताई है। यानी अंकित सोनी जो एसपी सीधी भर्ती के 2017 बैच के एसपी, उन्हें गुजरात के आईपीएस ने इतना चमका दिया था कि वो घबरा गए एकदम से कि बीजेपी के किसी खास व्यक्ति का पैसा है, तुम्हारा क्या होगा तुम समझ लो। तो अंकित सोनी ने गलती ये कर दी कि उन्हें थाने के लोगों को बुलाना था, उनसे पैसे जब्त करने थे, जब्त करने के बाद में उन पर एक्शन लेना चाहिए था, ये सब नहीं किया। अंकित सोनी ने सीधे सीधे फ़ोन लगाया थाना प्रभारी को, प्रभात कटारे को, और पूछा क्या कल रात में ये घटना हुई है। उसने कहा हाँ साहब हुई है। तो बोले ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, मुझे बहुत ऊपर से फ़ोन आ रहा है। तो कटारे ने कहा बताइए सर कहाँ करने, हम वापस कर देते हैं। आप सोचिए एसपी का क्या कर्तव्य बनता है। हाईवे पर यदि आपका थाना प्रभारी सरेआम लूट कर रहा है और आपको इस बात की सूचना गुजरात से मिल रही है, हालांकि हमारे सूत्र तो बता रहे हैं कि एसपी को पहले मालूम था, हम यही मानते हैं कि जो एसपी कह रहे हैं वो सही है। एसपी को गुजरात के आईपीएस अधिकारी का फ़ोन आया और उसने जम के हड़काया, जम के चमकाया। तो अंकित सोनी जी को दो में से दो काम तो करने ही थे। नंबर 1, सबसे पहले डीआईजी और आईजी की जानकारी में लाना था, नहीं बताया उनने, छुपा गए, पी गए। दूसरा, उन्होंने अपने थानेदार को फ़ोन किया जो प्रभात कटारे, बोले आइए आप लोग और ये पैसे वापस करने हैं। तो जहाँ उस व्यक्ति ने कहा आईपीएस ने, वहाँ ये पैसे वापस कर दिए गए और इस बात की जानकारी कानों कान किसी को नहीं लगने दी। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती एसपी साहब कर गए और एसपी साहब की यही गलती उनके लिए भारी पड़ गई। मुझे नहीं मालूम कि इसमें हिस्सेदारी किस किस को मिली पैसे की और ये पैसे वापस किए गए, लेकिन बहुत बड़ी गलती आजकल के जो नए आईपीएस आ रहे हैं खुद को खुदा समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारा आईजी तो प्रमोट ही है, डीआईजी प्रमोट ही है, 4 महीने में रिटायर हो जाएगा, क्या कर लेगा हमारा। ये अनुभव के आधार पर चीज़ें आती हैं। ग्वालियर आईजी ने हमेशा गुना एसपी को पुत्रवत समझा, बच्चे की तरह समझाते थे। लेकिन आप देखो कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना कि गुजरात से आईपीएस का फ़ोन आया, चमकाया, अपने आईजी को बताना उचित नहीं समझा, डीआईजी को बताना उचित नहीं समझा और अपने स्तर पर इस मामले को हल किया। हल भी करते तो जिन लोगों ने सड़क पर खड़े होकर लूट की थी उन पर एक्शन लेते, वो भी नहीं लिया इनने एक्शन और पैसे वापस करा दिए। जब ये पैसे वापस हो गए तो 21 तारीख को सुबह खबर हम तक आई थी, ये मामला ख़त्म हो गया था। ये मान के चलो एसपी साहब बिल्कुल संतुष्ट हो गए थे कि अब तो कुछ हो रही नहीं है, हमने पैसे वापस कर दिए, सब हो गया ख़त्म। 21 को जब हम पे खबर आई तो हमने खबर चलाई भी और अधिकारियों को बताई भी, क्योंकि बताई इसलिए कि भाई अधिकारी तभी तो हमको बताएंगे। अधिकारियों ने अंकित सोनी को फ़ोन किया, मैं इस मामले में उनकी तारीफ करूंगा। अंकित सोनी ने कोई झूठ सच नहीं बोला। जितने वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें फ़ोन किया इस पर क्या मामला है, उन्होंने सच सच बता दिया
कि सर हाँ, रात में मेरे पास 20 तारीख की सुबह फ़ोन आया था गुजरात के एक आईपीएस अधिकारी ने, उनने बताया बीजेपी के फला नेता का पैसा है, बहुत बड़ा मामला बन जाएगा, ये होगा वो होगा। मैंने टीआई से पूछा, उसने कहा हाँ रखे हैं, मैंने वापस करा दिए। बस ये चीज़ सच बोलना और चीज़ों को छुपाना, ये अंकित के कैरियर में एक बड़ा दाग लगा गया। कायदे से आपकी ट्रेनिंग तो ये हुई है कि विभाग में यदि किसी ने कोई गड़बड़ की है तो आपको उस पर पहले एक्शन लेना था। अब मैं आज पूछता हूँ कि अंकित जी, ऐसा क्या राग था आपको प्रभात कटारे से? प्रभात कटारे से ऐसा क्या राग था? एक चीज़ और बताता हूँ, मतलब इतना सब होने के बाद कल रात में जो हुआ, परसों रात में, परसों शाम को अंकित का ट्रांसफ़र हुआ था पुलिस मुख्यालय के लिए, तो स्वाभाविक रूप से ज़िले के जो सारे अधिकारी, लंबे एसडीओपी से लेके टीआई से लेके सब रात में 11-12 बजे के आसपास बंगले पे एसपी साहब के प्रति अपने सद्भाव व्यक्त करने पहुँचे। पहुँचना भी चाहिए, हमारे सीनियर अधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ है, उनका मनोबल ना गिरे, पहुँचे। पर हमारी जानकारी ये भी है कि प्रभात कटारे नहीं पहुँचा था जो इसके लिए एक्यूज था। सबसे मिलने के बाद रात में अकेले वो एसएफ ग्राउंड गए, वहाँ प्रभात अकेला खड़ा था, वहाँ मिल के आए। सवाल ये कि एक ऐसा टीआई जिसके कारण से आपके कैरियर पर चोट लगी और आपसे मिलने में अकेले जा रहे हैं, ये परसों रात की बात है, मुझे मालूम है। तो अंकित सोनी जी, आपका ऐसा क्या लाडला हो गया था वो टीआई जो सड़क पे लूट कर रहा है और आप उसे बचाने में लगे थे? बचा ही लिया था आपने, यदि खबर सबकी खबर ने नहीं दिखाई होती तो। आप समझिए अब इस मामले में क्या हुआ है वो भी समझिए। इस मामले में फरियादी नहीं मिल रहा है, जो फरियादी है वो पैसे लेके गायब हो गया, उनने अपने मोबाइल बंद कर लिए, गाड़ियां छुपा ली हैं। हमने संबंधित आईपीएस अधिकारी को मैसेज किया, वो जवाब नहीं दे रहे हमारे फ़ोन का। हमने वो गाड़ी मालिक को फ़ोन किया, यश पटेल को, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। यानी सबसे बड़ी समस्या इस पूरे मामले की जो जांच कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी हैं, जूनियर हैं, प्रमोट अभी प्रशिक्षु हैं, उनका नाम है आयुष जाखड़, बहुत अच्छे अधिकारी हैं और बहुत बारीकी से जांच भी कर रहे हैं इस पूरे मामले की। अब वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फरियादी आए, बयान दे, उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रहे हैं, पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऊपर ही ऊपर ये चल रहा है कि कोई फरियादी मत बन जाना, फरियादी बन गए तो फिर ये सारे गिरफ्तार हो जाएंगे चारों पुलिस वाले। हालांकि मेरी जानकारी है कि चारों पुलिस वाले अब अपनी बहाली के लिए सस्पेंड हुए, चारों, इसमें प्रभात सस्पेंड हुए हैं, एक एएसआई सस्पेंड हुआ सैयद साजिद हुसैन, एक देवेंद्र सिकरवार और एक जो चालक है, चारों सस्पेंड हुए हैं और चारों हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं बहाली के लिए। खैर वो उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी फरियादी सामने नहीं आ रहा है। हाँ, बयान हो गए हैं, सब बयान हो गए, जांच हो गई, ये घटना पूरी की पूरी जो मैं बता रहा हूँ वैसे की वैसी घटना मिली है और ये सारे सीसीटीवी फुटेज सही सब चीज़ें मिल रही हैं, वो सब चीज़ें। लेकिन यदि फरियादी नहीं मिलेगा तो इसमें अपराध कैसे सिद्ध होगा? इन चारों का अपराध सिद्ध हो गया, इनकी तो विभागीय जांच भी अभी बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि अगले 8 दिन में विभागीय जांच भी शुरू हो जाएगी चारों की। लेकिन अब तो मेरे को जो सूत्र मुझे बता रहे हैं पुलिस विभाग के कि यदि अगले कुछ घंटे में फरियादी ने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी और सब कुछ ठीक रहा तो आयकर विभाग को पत्र लिखा जाएगा। आयकर विभाग से कहा जाएगा कि इस मामले में ये व्यक्ति हैं, ये मोबाइल नंबर है, ये आईपीएस का मोबाइल नंबर है, ये जो व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था उसका है, सारी डिटेल है जांच अधिकारी के पास। तो इनकम टैक्स को पत्र लिखा जाएगा और इनकम टैक्स उस पैसे को जब्त करेगा और हो सकता है उस जब्ती के बाद में फिर सख्त कार्रवाई हो। यदि ये सिद्ध हो गया और इसमें अब पुलिस किसको फरियादी बनाएगी, कैसे क्या करेगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। अब दोनों चीज़ों को समझ लीजिए, यहाँ के एसपी को इसलिए हटाना मजबूरी हो गया कि एसपी ने खुद स्वीकार कर लिया कि मैंने अपने लुटेरे पुलिस वालों से पैसा वापस कराया था, खुद ही स्वीकार कर लिया उन्होंने।
और ये भी स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने आईजी डीआईजी को नहीं बताया, तो प्रथम दृष्टया एसपी नप गए। लेकिन सिवनी के मामले में एसपी ने यदि कोई पाप किया भी है तो वो पेपर पर सिद्ध नहीं हुआ, और यदि हुआ और किसी के पास पेपर हो तो मुझे भेज देना, मैं खबर चला दूंगा। वहाँ फरियादी था, यहाँ फरियादी नहीं है। वहाँ फरियादी था तो सब पुलिस वाले जेल में डले हुए हैं, यहाँ फरियादी की तलाश की जा रही है। और अब मैंने जैसा बताया कि ये मामला एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी। जो जो खबरें होंगी बताऊंगा। अभी मुझे लग रहा है कि 48 घंटे 72 घंटे तक फरियादी का इंतजार किया जाएगा। उनको कहा जा रहा है, जो आईपीएस अधिकारी हैं सूरत में पदस्थ हैं, डीआईजी स्तर के, नाम नंबर सब है मेरे पास, उनको भी मैसेज किया गया है कि आप अपना यहाँ बयान दे दीजिए आके, और जो भी होगा। यदि नहीं हुआ तो फिर इनकम टैक्स को चिट्ठी जाएगी। हाँ, कोई अधिकारी इतना बड़ा है कि वो इनकम टैक्स को भी जेब में रखता है तो फिर ये मामला टाइफिस हो जाएगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिलहाल मैंने बता दिया सिवनी और गुना हवाला कांड में अंतर क्या है, और वहाँ के एसपी क्यों बचे और यहाँ के एसपी क्यों नपे, यही खबर आज आपको बतानी थी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।